स्वागत है आपका GK 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं कि मतदाता लगातार मतदान कर रहे हैं और इस बीच आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, तो वहीं मिजोरम के अंदर भी 40 सीटों पर लगातार मतदान जारी है। बड़ी अपडेट, क्योंकि एक तरफ वोटर टर्नआउट लगातार सामने आ रहा है, 11 बजे तक के आंकड़े जो है वे सामने आ गए हैं। तो इस बीच आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 30% तो मिजोरम में 26% वोटिंग टर्नआउट जो है वे रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ में जो 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान जो हो रहा है उससे बड़ी जानकारी यह है कि 30% तक वोटर टर्नआउट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मिजोरम की अगर हम बात करें तो 26% तक ये आंकड़ा है। कुछ और देर के अंदर इलेक्शन कमीशन द्वारा 1 बजे तक का भी आंकड़ा जो है वे आ जाएगा, अपडेट आपको दे देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 30% वोटर टर्नआउट रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मिजोरम की, यहाँ पर 26% है। अगर सुबह की बात करें, पहले 9 बजे तक 12% तक ये रहा। धीरे धीरे जैसे समय आगे बीता तो वोटर टर्नआउट लगातार बढ़ रहा है। आशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ वासी और साथ ही मिजोरम वासी वोट करते हुए नजर आएंगे। यही अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की और साथ ही राहुल गांधी की रही कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। और मिजोरम में आपको बता दें सभी 40 सीटों के लिए मतदान जारी है। तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ और मिजोरम से, क्योंकि लगातार मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो इस बीच जब हम बात कर रहे हैं राज्यों की, विधानसभा चुनावों के अंदर बेहद ज्यादा जरूरी है कि हम समझ पाएं कि इन राज्यों के अंदर कितनी जातियां हैं, कौन सी जातियां हैं। तो इस पर एक आंकड़ा आपको पेश करते हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार कांग्रेस सरकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस लगातार जाति का मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के ऊपर हम नजर घुमाते हैं। कुल आबादी की जब हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर कुल आबादी का आंकड़ा आपके पास है। इससे आपको एक जानकारी दे दें कि जो 2 करोड़ की आबादी इस वक्त है, तो इस 2 करोड़ की आबादी में ओबीसी का आंकड़ा आपको बता दें कि 47% ओबीसी का आंकड़ा है। और आप जब ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, तो इसके मायने ये हैं। अब इस बीच बात करते हैं हम एससी की, तो आपको बता दें कि 30% ये आंकड़ा है। साथ ही अगर हम एसटी की बात कर रहे हैं 13% ये आंकड़ा है। और इस बीच जगह हम सामान्य की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी जिसे हम कहते हैं, वह 10% है। लेकिन एक नजर हम डालेंगे ये 47% ओबीसी। अब इन ओबीसी के अंदर आदिवासी भी हैं, पिछड़ा वर्ग है। और लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि एक बार अगर फिर सरकार बनती है, और हर एक राज्य के अंदर कांग्रेस ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि जातीय जनगणना हमारे द्वारा करवाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर आपको एनालिसिस दे रहे हैं और बेहद ज्यादा जरूरी है। इस बीच एक नजर डालते हैं मिजोरम में। मिजोरम में आपको बता दें आज 8,51,895 मतदाता जो है वह वोट कर रहे हैं। जब हम मतदाताओं की बात कर रहे हैं तो इसमें पुरुषों की जब हम संख्या बोलेंगे और हम महिलाओं की संख्या बोलेंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 4,12,000 पुरुष जो है आज वोट देंगे। इस बीच महिलाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो 4,38,000 महिलाएं, यानी कि जब हम वोटर्स की बात कर रहे हैं तो महिला वोटर्स ज्यादा है। चलिए इस बीच आपको अब जाति का भी एक एंगल जो है वे दे देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में भी आपको बता दें कास्ट फैक्टर है, जहां पर 39% आपको बता दें कि ओबीसी कैटेगरी है। फिर साथ ही अगर हम बात कर रहे हैं एससी की, यहाँ पर 28% आंकड़ा है। एसटी की जब हम बात कर रहे हैं 16% आंकड़ा है। साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम आबादी को लेकर भी एक आंकड़ा है, 2% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। फिर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, 15% आंकड़ा जो है वह जनरल कैटेगरी को लेकर है। क्योंकि लगातार हम देखते हैं जब भी चुनाव होते हैं, जाति क्यों आती है, इसलिए आती है क्योंकि हर एक राज्य के अंदर जाति का आंकड़ा जो है वह पेश रहता है और उसके आधार पर ही ये सभी राजनेता जो है अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जाति बेहद ज्यादा जरूरी है जब हम बात करते हैं नीतिगत फैसले लेने की, पॉलिसी मेकिंग को लेकर, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर बेहद ज्यादा जरूरी है जब हम बात करते हैं जाति की। लेकिन इस बीच चलिए अब आपको बताते हैं चुनाव की जब हम जानकारी दे रहे हैं, 20 सीटों पर आज छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव जो हो रहे हैं, तो चुनाव से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आज फर्स्ट फेज के अंदर, पहले फेज के अंदर मतदान जो है वह जारी है। और इस बीच लगातार आपको बता दें वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें 20 सीटों में कई सीटों पर इस वक्त सबकी नजर है, हॉट सीट्स हैं। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं आज कहां पर वोट हो रहे हैं। कांकेर के अंदर आपको बता दें, दंतेवाड़ा के अंदर, बीजापुर के अंदर, राजनांदगांव के अंदर, बस्तर के अंदर, जगदलपुर के अंदर, चित्रकूट में चुनाव है। 10 सीटों पर अगर हम बात करें सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो गई और इसकी ड्यूरेशन जो है वह 3 बजे तक रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ आपको बता दें जो बाकी 10 सीट है वहां पर
8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। तो 10 सीटों पर आपको बता दें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग जो है वह जारी रहेगी। 20 सीटों के कई सीटों पर सबकी नजर जो है वह नजर आ रही है, हॉट सीट्स कई सारी है। इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह की भी सीट इसमें है। तो अब जब बात करें 20 सीटों पर कुल 233 प्रत्याशी आज मैदान में हैं, जिसको लेकर लगातार मतदाता जो है वह वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनमें से 198 पुरुष हैं, 25 महिलाएं प्रत्याशी हैं। आशा करते हैं ये आंकड़ा जो है अगले सालों में और बेहतर हो, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जब लेकर आया गया तो ये बात कही गई कि ज्यादा से ज्यादा महिला प्रत्याशी जो है वह मैदान में उतारी जाएंगी जब हम बात करें लोकसभा चुनाव की। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ये आंकड़ा जो इस वक्त 198 पुरुष का है और 25 महिला प्रत्याशियों का है, अभी बाद में चुने जाएंगे। तो बड़ी बात यह है। चलिए इस बीच बात करते हैं कि कितने मतदाता आज इस चुनाव में 40,78,681 वोटर जो है वे मतदान कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले पूरे एनालिसिस की बेहद ज्यादा जरूरी है कि आज कहां कहां क्या क्या तैयारी है। एक बीच बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने पहले इन सभी राज्यों के अंदर दौरा किया, पूरी स्थिति की जानकारी ली और उसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग करी। अब जब बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, 5,304 मतदान केंद्र जो है वे बनाए गए हैं। अब बात करते हैं सभी बूथों पर सुरक्षा की क्या इंतजाम है। पुख्ता इंतजाम है, आपको बता दें पूरी तैयारियां जो है वह सुरक्षा को लेकर की गई हैं। अब बात करते हैं 600 से अधिक मतदान केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा है, लेकिन नक्सली प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर 6 स्तरीय सुरक्षा जो है वह देने की कोशिश की है। 40,000 सीआरपीएफ यानी कि केंद्र की तरफ से सुरक्षा बलों की तैनाती और 20,000 पुलिस के जवानों की तैनाती जो है वह की गई है। अब बात करते हैं कितने मतदान, 149 मतदान केंद्र थानों सुरक्षा शिविरों में स्थानांतरित जो है वे किए गए हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर अब तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, जहां पे ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से पूरी नजर जो है वे बनाए हुए हैं। और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं 6 टायर सिक्योरिटी की, 6 स्तरीय सुरक्षा की जो नक्सल के क्षेत्र में है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। माओवादी गतिविधियों पर पूरी नजर रखने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बता दें कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड स्पेशल टास्क फोर्स की तैनाती भी की गई है। बस्टर फाइटर्स की भी तैनाती जो है वह की गई है। अब बात करते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतदान करने की पूरी कोशिश जो है वह केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और साथ ही राज्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा करने की कोशिश की जा रही है। तो मतदान को लेकर ये पूरे खास इंतजाम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि इतने समय से जब हम एक चुनाव कराते हैं, एक लोकतंत्र का उत्सव मनाते हैं, उसके लिए कई सारी एजेंसियां पूरी तैयारी करती हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी रहती है, राज्य सरकार पर जिम्मेदारी रहती है। तो लगातार हर एक अपडेट आपको दे रहे हैं चुनाव से जुड़ी। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी जो है वह सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस दौरान आपको बता दें जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ और मिजोरम में लगातार मतदान चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से ज्यादा अपील करी है वोट करने की। पीएम ने मतदाताओं से कहा है अपना वोट जरूर डालें, हम आदिवासियों की पूजा करते हैं, ये बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तरफ जहां एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके कहा, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर पर आपको बता दें आज वह दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ये आपको विश्रामपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर विश्रामपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। और इस दौरान आपको बता दें चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। 20 सीटों पर तो आचार संहिता है, लेकिन बाकी सीटों पर आपको बता दें अभी चुनावी प्रचार जारी है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। भाजपा ने ही अटल जी के नेतृत्व में आप सभी के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। याद है ना? याद है कि भूल गए हो? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद है? ये छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया था, याद है? और इसलिए आज पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। आपको छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनानी है। साथियों, भारत में
हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है। लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जबकि भाजपा ने हमेशा आदिवासी कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लगातार छत्तीसगढ़ में मतदाता मतदान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार करते हुए नजर आए। विस्तार से चलिए छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। परिचय आपको करा दे, प्रदीप सिंह हमारे साथ नेता है बीजेपी से, उमाशंकर पांडे प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस से है, दीपक रंजन प्रवक्ता सपा से हैं, और साथ ही अमनप्रीत कौर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। उमाशंकर पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैम, क्या कहना चाहेंगे, सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ा सवाल ये उठ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहते हुए नजर आए कि जी हमने प्राथमिकता दी है आदिवासियों को, आपकी सरकार आदिवासियों को भूल चुकी थी। देखिए पलक जी, मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, और उनके बातचीत के लहजे को भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी मेरे साथ साथ आपके दर्शक भी देख रहे हैं। हार की हताशा प्रधानमंत्री जी के शब्दों में स्पष्ट रूप से दिख रही थी। ये बॉडी लैंग्वेज नहीं रहती है प्रधानमंत्री जी की, लेकिन आज जिस तरीके से हताश और निराश होकर बोल रहे थे, वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत वाली और पहले से ज्यादा मजबूत समर्थन वाली सरकार आने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनाने की जरूरत है, तो मजबूत सरकार तो है पलक जी, लेकिन और मजबूत सरकार बन के आएगी, इस बात से छत्तीसगढ़ की जनता सहमत है कि भूपेश बघेल जी जिन्होंने 5 साल काम किया, उनके साथ छत्तीसगढ़ की जनता है और सभी वर्ग और समुदाय की जनता उनके साथ है, इसलिए और मजबूत सरकार आने जा रही है। दूसरी बात, वो आदिवासियों की बात कर रहे थे, मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या किया आदिवासियों के लिए। 2005 में फॉरेस्ट एक्ट कानून बनाकर कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को ये अधिकार दिया कि जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। हमने कानून बनाकर उनकी उस लड़ाई को पूरा किया जो कई पीढ़ियों से आदिवासी समुदाय इस लड़ाई को लड़ रहा था। ये कानून हमने बनाया। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, माइन से लेके जंगलों पर अपने उद्योगपति मित्रों को लीज पर जमीनें दे देकर आदिवासियों को जंगल से भगाने का काम किया। आज पूरा आदिवासी समुदाय हमारे साथ क्यों है? पिछला चुनाव याद करिए, इसी छत्तीसगढ़ का चुनाव था। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, हनुमान जी की जाति बता रहे थे वो आदिवासी हैं, एक भी इनके कुरूप के पत्ते चले नहीं थे और प्रचंड बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में आई थी। अगर इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था तो जरा पलक जी पूछ लीजिए भाजपा के साथी से, रमन सिंह को अपना चेहरा क्यों नहीं बनाया इन्होंने? रमन सिंह ही तो इनके मुख्यमंत्री रहे, इस बार उनका चेहरा छत्तीसगढ़ में बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की हिम्मत मध्य प्रदेश में नहीं जुटा पाए, और शिवराज को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की हिम्मत मध्य प्रदेश में नहीं जुटा पाए। तो कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है, और इनका आदिवासी प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे? महत्वपूर्ण बात इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमसे कही है। जी प्रदीप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो पहुंच रही है पलक जी। जी प्रदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि आप चुनावी वादे करते हैं और बातें करते हैं और दावे करते हैं तो अक्सर आदिवासियों को जरूर गिनाते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है असल मायने में तो आदिवासियों के लिए उनकी सरकार ने काम किया, फॉरेस्ट एक्ट वह लेकर आए, और आपकी सरकार दावा करती है, लेकिन असल में आदिवासियों के लिए क्या किया आपने?
पलक जी देखिए, 55 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस ने बहुत सारे एक्ट लाए हैं इस देश में, और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में संविधान को अपग्रेड करने की बात चल रही है, चाहे वो लोकतंत्र के मंदिर सदन में हो और चाहे चार चौराहों पे हो जहाँ पे लोग चर्चा करते हैं, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो। इतने लंबित व्यवस्था है, बहरहाल उसको वो चर्चा का विषय नहीं है। देखिए क्या है कि जब इनके संपूर्ण नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी ये मान चुके हों कि छत्तीसगढ़ में हम हार रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। या तो इनके नेता गलत हैं और या तो ये जो प्रवक्ता कांग्रेस के बैठे हैं ये गलत है। आगे कांग्रेस का निर्णय लेना है कि कौन बड़ा नेता और किसकी बातें ज्यादा सच है। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जब आता है किसी प्लेटफॉर्म पे और अपनी पार्टी को डिफेंड करता है तो कांग्रेस के मित्र सही कर रहे हैं, उनको जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन यथार्थ बात जो है, जो सच बात है, वो जनता के समक्ष आ चुकी है। तो सर आप प्लीज जनता के सामने रखिए बात, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आदिवासी जो इस वक्त फॉरेस्ट एक्ट की बात करेगी, सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब उमा शंकर जी ने फॉरेस्ट एक्ट की बात रखी, आदिवासियों के अधिकार की बात है फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। जब कांग्रेस द्वारा वो लेकर आई गई तो बीजेपी ने जब बात करी, सर एक सेकंड, बीजेपी जब ये दावा कर रही है कि आदिवासियों के लिए वो लगातार प्रयास कर रही है, काम कर रही है, उनके विकास के लिए बात कर रही है, तो सर मैं आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि आदिवासियों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया? ये हमारी, अगर मैं इनके तथ्यों को हम मान ले, हालांकि हमारी वेंडेटा की राजनीति नहीं होती कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उसको लीक कोट के बराबर कर दें और हम सिर्फ अपनी बात करें। निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस की सरकार ने वो उसके बाद जो आदिवासियों के लिए संविधान लाया है तो क्या उसमें कोई बदलाव हुआ? अगर वो आदिवासी समाज के हित में था तो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसको आगे लेके चलते हैं, ना कि उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। विपक्ष में होना एक महत्वपूर्ण विषय है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन आप क्या देखिए कि क्या इस प्रकार से हमारा विपक्ष का रवैया रहा छत्तीसगढ़ में, जिस प्रकार से कांग्रेस का अन्य राज्यों में या केंद्र में रहता है। तो अगर शासन में सहयोग देना है तो विपक्ष का वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि छेड़छाड़ ना करें अपने समय में आने प्रदीप जी, अभी तक मैं समझ नहीं पाई, मैंने आपसे 2 बार सवाल पूछा, बहुत सिंपल मेरा सवाल था, ना ए था ना एक्स था, कोई मैंने थ्योरी नहीं मैथ्स की बताई, सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप जब ये बात कह रहे हैं सर कि हमने आदिवासियों के लिए कार्य किया, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि अगर कांग्रेस के पास ये रिपोर्ट है देने के लिए कि हम फॉरेस्ट एक्ट लेकर आए, कंजर्वेशन को लेकर हमने एक बिल बनाया, आपकी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया? सर अब मैं तीसरी बार नहीं पूछूंगी सर, 2 हमारे साथ और पैनलिस्ट है, उनका अपमान रहेगा ये। दीपक रंजन जी क्या कहना चाहेंगे? सपा की जैसे ही एंट्री हो रही है अलग अलग राज्यों के अंदर, कांग्रेस काफी रुष्ट नजर आ रही है। 3 बार उत्तर नहीं ले रहे। प्रदीप जी नहीं, मैं सर आपसे बार बार सवाल नहीं पूछ सकती ना, सॉरी सर, मैं दूसरे अपने पैनलिस्ट को समय देना चाहूंगी, आपके पास फिर उत्तर तो ले लीजिए ना। फिर ये नहीं सर, आप यहाँ पर सोल इंटरव्यू नहीं ले रही ना मैं आपका, मैं 2 बार आपसे सवाल पूछूंगी, बाकी 2 जो पैनलिस्ट है वो इंसल्ट फील करेंगे ना सर, उनका अपमान होगा ये। नहीं तो दीपक जी प्लीज बोलिए, क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि जैसे ही राज्यों के अंदर सपा की एंट्री हो रही है, कांग्रेस आपसे रुष्ट नजर आ रही है और आप भी कांग्रेस से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं। ये राज्य सरकारों के अंदर विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसके अंदर आपका एकता जो है वो जग जाहिर हो रही है। जी दीपक जी। देखिए पलक जी, आज 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, पोलिंग हो रही है, और मिजोरम में 40 सीटों पे पोलिंग हो रही। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मताधिकार आपका सबसे बड़ा बल है। इसके सहारे आप सरकार बना सकते हैं, सरकार बिगाड़ सकते हैं। देखिए अभी प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था कि किस तरीके से अपने 56 इंची का सीना चौड़ा करके बोल रहे थे कि आदिवासी समाज के लोगों का सम्मान करने के लिए, उनको पूजा करने के लिए, लेकिन उस टाइम उनको याद नहीं है जब मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ। जिस टाइम आदिवासी समाज की महिला को उन्होंने देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बिठाने का काम किया, इन्होंने देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से उठा करके लाए, लेकिन क्या इन्होंने जब सदन संसद भवन का जब उद्घाटन किया तो उन्होंने देश की आदिवासी महिला को बुलाने का काम किया, जो आज हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठी हैं। जब ये उनका सम्मान नहीं कर सकते तो और आदिवासी समाज के लोगों का ये क्या सम्मान करने का काम करेंगे? यही स्थिति अभी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई, आदिवासी समाज के व्यक्ति के साथ क्या करने का काम किया गया। मैं उस चीज को आपके सम्मानित चैनल पे मैं उसका बखान भी नहीं कर सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता किस तरीके से उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को अपमानित करने का काम किया। आज जब ये चुनाव है तो वोटिंग माइलेज लेने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज आदिवासी समाज को लुभाने की बात कर रहे हैं। अरे तब कहां थे प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ इतना घोर निंदनीय काम हुआ? तब कहां थे प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन के उद्घाटन में देश की प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से आने वाली आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया? और देखिए रहा सवाल इंडिया मोर्चे का,
इंडिया मोर्चा 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। और राज्यों की देखिए अपनी अलग पॉलिसीज होती है पलक जी, और अपनी अलग स्ट्रेटजी होती। समाजवादी पार्टी का भी हर राज्यों में अपना संगठन है और समाजवादी पार्टी का पूरा अधिकार है अपने चलिए ठीक है सर, ये पार्टी भी का जरा विस्तार करने के लिए। कुछ और देर के अंदर ये भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी बहुत कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के लिए मीठे बोल, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। अमनप्रीत कौर जी, इस वक्त आपने 3 पार्टियों की बात सुनी और तीनों पार्टियों का ये कहना है कि अपने स्तर पर आदिवासियों की हक की बात उनके द्वारा की गई है। एक तरफ उमा शंकर जी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस फॉरेस्ट एक्ट लेकर आई गई कांग्रेस द्वारा, अब उसे लागू कितना किया गया, इंप्लीमेंटेशन कितनी हुई, वो एक अलग सवाल है। फिर बीजेपी के हमारे नेता हैं जो कुछ देर पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही और उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप मुझे गिनवा दीजिए कि आदिवासियों के लिए आपकी सरकार ने क्या किया। आपको जवाब मिल गया होगा मैम। दीपक रंजन जी भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आदिवासियों की स्थिति पे जो कहा जा रहा है असल में स्थिति कुछ और है। अमनप्रीत जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आदिवासी केवल चुनावी वादों में है, जमीनी स्तर पर उनके लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, नॉर्मल आदिवासी लोगों की बात नहीं करते, हम राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। हमारी संसद का उद्घाटन हुआ, मुर्मू जी वहां पे एब्सेंट पाई गई। द्रौपदी मुर्मू का बर्थडे था, उनको दिल्ली के एक मंदिर में गए वो प्रार्थना के लिए, उनको वहां पे अंदर नहीं जाने दिया गया। वो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रही, तो वो जो आदिवासी लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनके लिए क्या लड़ेंगी? आप ये सोचिए। वो तो सिर्फ और सिर्फ आपने सोचा कि ये भाजपा के लिए एक रिमोट कंट्रोल की तरह बन गई हैं। उन्होंने बिठा तो दिया उनको राष्ट्रपति की चेयर पे, पर अब उनको इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आपने देखा जब भी कैंपिंग में मोदी जी बात करते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए ये किया, तो वो एग्जाम्पल देते हैं द्रौपदी मुर्मू की कि हमारे देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उस पे जो हमने आदिवासी महिला को विराजमान करवाया है। ये दिखाने के लिए वो क्रेडिट तो लेते हैं, पर उनको उतनी सहूलतें नहीं दे पाते। आप ये देखिए कि अगर आदिवासी एरिया की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका है। वहां पे ज्यादातर जो है किसान जो है वो बहुत मायना रखते हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अगर कर्ज माफी करी होती तो अभी के उनके जो चुनावी वायदे हैं उनमें कर्ज माफी का जो वायदा है वो दोबारा नहीं उनको रिपीट करना पड़ता। बात रही उत्पादन, जो वन के उत्पादन है उनके ऊपर एमएसपी की, ये भी उनके जो वहां के किसान है उनकी मांग रहती है। और कम से कम 90 में से फलक 50 जो सीटें ऐसी हैं जिनकी जीत और हार जो है वो किसान निर्धारित करेंगे। तो किसानों को सेटिस्फाई करना छत्तीसगढ़ में बहुत जरूरी है, पर मुझे लगता है कि सरकार उनको ज्यादा खुश नहीं कर पाई। शायद इसीलिए भूपेश बघेल जो है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि वो क्यों नहीं कर्ज माफी कर पाए। तो वो किसानों का जो नाराजगी है वो झेलने के असमर्थ नजर आते हैं। चलिए ठीक है, विस्तार से और भी छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। आप चारों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वक्त जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एक तस्वीर ये भी है कि चुनावी प्रचार भी हो रहा है, क्योंकि 2 फेजेस के अंदर आपको बता दें चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर होंगे। लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त को चला है एक छोटे से